नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2019 के लिए 19 और 20 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी और उसी सीरीज़ में हम लोगों ने 22 पार्ट देख लिए थे। हम लोग आज 23वां पार्ट देखेंगे। 23वें पार्ट में हम लोग 2 प्रश्नों को देखेंगे। इसकी पीडीएफ के लिए दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ही दी जाएंगी। पेड व्हाट्सएप ग्रुप में आपका फुल टेस्ट होता है, ठीक है। फुल टेस्ट आपका बुधवार और रविवार को रात को 8 से 11 के बीच में होता है, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं फुल टेस्ट के अलावा, आपको 650 प्रश्न जो ड्राफ्टिंग के हैं वो आपको मिलेंगे। जीएस चारों पेपर के नोट्स आप लोगों को लेक्चर व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 और ठीक है हिंदी और एस्से, ये सारी चीज़ों के नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे ही, पेड ग्रुप पे ही मिलेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जैसे खंड शिक्षा अधिकारी है और अन्य एग्ज़ाम के लिए फुल टेस्ट अब कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी आपका कल से चीज़ें स्टार्ट होंगी। और जो लोग भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग भी इच्छुक हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल को चेक कर सकते हैं या तो नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज्वाइनिंग प्रोसेस है, उसके बाद ही आप ज्वाइन होंगे, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को यह कार्य मेरा अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके, ठीक है। आज का जो प्रश्न है दोस्तों वह आपका पेपर फर्स्ट का है। प्रश्न संख्या 45 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को लिखना है। अच्छे से 200 के वर्ड लिमिट में ही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। शब्द सीमा का खास ख्याल रखिए और जो भी प्रश्न है, जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आपको उसी लहजे में, उसी ईमानदारी से आपको जवाब देना है। जो सही है उसी का जवाब देना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकाना है उत्तर को, और सीधे से आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। उत्तर लिखने से पहले जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं दोस्तों वो आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ग्रामर की गलतियां जो हैं अक्षम्य होती हैं। और जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, कंक्लूजन पार्ट होता है, तो तीनों में अगर एक एक कोटेशन डाल देते हैं तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो अब कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो जैसे इसमें प्रश्नों में उत्तर लिखते समय ध्यान रखनी है, जैसे तथ्यों का प्रयोग करना है, फ्लोचार्ट का उपयोग करना है। और जो भी उत्तर लिखते हैं, लिखते समय जैसे जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इनमें कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों से स्टार्टिंग कर सकते हैं। प्रस्तावना अपनी अच्छी दे सकते हैं, कंक्लूज़न अच्छा कर सकते हैं, निष्कर्ष अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी हैंडराइटिंग है अच्छी है तो आपको मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों अच्छे से आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब समय नज़दीक आ रहा है। 20 अप्रैल से आपका 2019 का मेंस है और पीटी का जो रिज़ल्ट है जल्द ही आउट होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आज का जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 19वीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के क्या प्रयत्न किए गए। तो अब बात करेंगे 19वीं सेंचुरी में जो महिलाएं थी उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए थे। तो अब देखिए प्रयास क्यों किए जाते हैं। कहीं ना कहीं जो स्त्रियों की स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति थी, तो वह अच्छी नहीं थी। क्या नहीं अच्छी थी, जैसे सती प्रथा हो गया, महिलाओं को मारा पीटा जाना, ठीक है, उसके साथ में बाल विवाह हो गया, विधवा जो महिलाएं विधवाएं हो जाती थी, ठीक है, तो उनका पुनर्विवाह वर्जित था। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। जो शिशुवध, बच्चों की हत्या कर दी जाती थी, जो लड़कियां थीं, ठीक है, बाल विवाह होता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें समाज में व्याप्त थीं, ये बुराइयां व्याप्त थी। इसी के खिलाफ में, ठीक है, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न किए, ठीक है। क्योंकि देखिए स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए उनकी भलाई के लिए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्न किए गए। तो सबसे पहला प्रयत्न जो किया गया था, समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का
खिलाफ में एक कानून बनवाया था और सती प्रथा को बैन करवाया था। सरकार, ब्रिटिश सरकार के सहयोग से और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से कानून को लाया गया। सती प्रथा एक्ट 1829 में बंगाल में पहले लागू किया गया था, फिर 1830 तक बम्बई और मद्रास में ही इस चीज़ को लागू कर दिया गया। अब देखिए, सती प्रथा में होता क्या था कि जैसे किसी महिला का अगर पति की डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, तो उस महिला को उसी जो उसके हस्बैंड थे उन्हीं के साथ में जिंदा जला दिया जाता था। तो ऐसी कुप्रथाएं हमारे समाज में व्याप्त थी। इसी के खिलाफ में राजा राम मोहन राय ने कानून को पारित करवाने में सहयोग दिया था। ठीक है, अब उसकी बाद बात आती है जो बच्चों का मार दिया जाता था, शिशुवध के लिए भी कड़े कानून बनाए गए। कड़े कानून इसलिए भी बनाए गए क्योंकि बच्चों की हत्या भ्रूण हत्याएं बहुत ज़्यादा हो जा रही हैं। जैसे लड़की है तो लड़कियों के खिलाफ में जो बच्चियां होती थी उनको मार दिया जाता था। तो 1870 में जो शिशुवध था उसके खिलाफ में कड़े कानून बनाए गए। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1856 में क्या हुआ था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया। इसका प्रयास जो किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से और सरकार के प्रयासों से इस एक्ट को लाया गया। 1856 में हिंदू जैसे जो महिलाएं विधवा हो जाती थी वह पुनर्विवाह पहले नहीं कर सकती थी, लेकिन उनको बिल्कुल अलाउ किया गया, वो अब विवाह कर सकती थी। इसी के परिप्रेक्ष्य में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह लाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ठीक है, और उसके बाद जो आता है बाल विवाह के विरुद्ध, जैसे जो कम आयु में बच्चियों का जो विवाह कर दिया जाता था, तो उसी के अगेंस्ट में, उसी के खिलाफ में 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था। ठीक है, और इसमें जो बच्चियां थीं उनकी आयु जो रखी गई थी 14 वर्ष से ऊपर। जैसे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का विवाह अगर किया जाता था तो इसमें गैर कानूनी करार दिया जाता था। तो ये भी आपका ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से ही हुआ। ठीक है, और क्या हुआ कि जैसे 1906 में क्या हुआ कि बम्बई में महिलाओं की बेहतरी के लिए बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय भी बनाया गया। 1899 में पूना में विधवा आश्रम की भी स्थापना की गई D.K. कर्वे के और अन्य लोगों के प्रयासों से। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 1930 में क्या किया गया कि बाल विवाह निरोधक कानून भी पारित किया गया, जिसको शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है शारदा एक्ट, जो कि 1930 में लाया गया था। इसमें जो बच्चे मतलब जो मेल थे उनकी आयु सीमा विवाह की कितनी रखी गई थी, 18 वर्ष, और लड़कियों की आयु की सीमा कितनी रखी गई थी, 14 वर्ष आयु की सीमा रखी गई थी। अब जो महिलाओं की स्थिति उसको ठीक करने में ईसाई धर्म प्रचारकों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो 1819 में कलकत्ता में एक तरुण स्त्री सभा की भी स्थापना की थी, जो कि स्त्रियों की स्थिति को ठीक करने का प्रयास करती थी। ठीक है, और क्या हुआ कि जैसे 1927 में महिलाओं द्वारा अखिल भारतीय महिला सभा की भी स्थापना, महिला संगठनों के द्वारा जो अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना की गई, और इसमें महिलाओं के मुद्दे उठाए जाने लगे, उनकी बेहतरी के लिए कार्य किए जाने लगे। और 1956 में जो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास हुआ वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के तहत क्या प्रावधान किए गए थे कि जो पिता की संपत्ति होती थी तो उसमें पहले लड़के का ही हिस्सा रहता था, लेकिन इसके बाद में आधा यानी 50% जो है वो आपका महिलाओं के लिए भी मान्य कर दिया गया कि जो पैतृक पिता की संपत्ति है उसमें आधा 50% जो संपत्ति होगी उसका 50% जो है लड़के को मिलेगा और 50% जो है वो आपकी महिला को मिलेगा, लड़की को मिलेगा। ठीक है, और क्या है इसके बाद हिंदू विवाह एक्ट लाया गया। 1955 विवाह के नियमों के आधार पर हिंदू विवाह एक्ट लाया गया 1955। ठीक है, जो कि हिंदू विवाह एक्ट जो वर्तमान में चल रहा है वो यही चल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की बेहतरी के लिए सरकार और जो समाज सुधारक थे उनके प्रयासों से, ठीक है, और इसमें सम्मिलित प्रयास दोनों का था। ठीक है, तो इस तरीके से जो महिलाओं की बेहतरी के लिए बहुत सारे एक्ट और कार्य किए गए, और भी बहुत सारे कार्य किए गए, क्योंकि एक ही जैसे 200 शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों में आप
ज़्यादा चीज़ों को नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि आपको शब्द कम मिलेंगे, ठीक है। तो आपको जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उनको बताना है, ठीक है। तो अच्छे से इस प्रश्न को आप लोग लिखिए। कुछ और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, रेलेवेंट हैं जो प्रश्न के अनुसार, तो उनको भी ऐड कर सकते हैं, और अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए आप लोग, ठीक है। आंसर राइटिंग दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप कितने भी मॉडल आंसर पढ़ लें, आप कितने भी प्रश्न उत्तर पढ़ लें, वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहती हैं, क्योंकि आप पॉइंट्स देख लेंगे, ठीक है, पॉइंट्स देख लेंगे, तरीका देख लेंगे, लेकिन लिखना जब स्टार्ट करेंगे तो आप अपने ही तरीके से लिखते हैं, तो ये कुछ समस्याएं आती हैं। इसी के लिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आंसर राइटिंग आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें, प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है, ठीक है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है। और जीएस के चारों पेपर, हिंदी, एसे, ऑप्शनल, इनमें आपको लिखना ही है, तो अंततः आपको लिखना होगा। और आप सोच कर देखिए कि एक ही अगर फॉर्मेट में 10 लड़के लिख देते हैं तो एग्ज़ाम को लगता है कि हाँ ये इन्होंने नकल की है, चीटिंग की है, तो ऐसी स्थिति ना आए, आपकी खुद की मौलिकता निकले उत्तर में। इसके लिए मैं आप लोगों से इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग आंसर राइटिंग डेली स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, और आपका खुद का वो उत्तर होगा। इसलिए चलिए अब आगे देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है आपका पेपर सेकंड का है, प्रश्न संख्या 46 है, और 125 शब्दों में, ध्यान रखिएगा 125 शब्दों में ही इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। प्रश्न को लिखने से पहले जैसे जो कुछ सावधानियां होती हैं कि जैसे ग्रामर की गलतियां नहीं होनी चाहिए, तथ्यों का आप लोगों को प्रयोग करना है, कुछ डेटा, और जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, कंक्लूजन पार्ट होता है, तो इसमें अगर एक एक कोटेशन डाल देते हैं उस प्रश्न के अनुसार जो भी रेलेवेंट है, तो उसके अनुसार आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। कोई कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ें अगर आप डालते हैं, ऐड करते हैं, तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। उत्तर में आप लोग डाटा, फ्लो चार्ट, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी जहाँ पर भी रेलेवेंट लगता है तो वहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हैं। और डायग्राम बनाने से दोस्तों जो उत्तर होता है उसमें और भी ज़्यादा एक वेटेज मिलता है, आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं जी, सेकंड पेपर का है। चुनाव प्रचार प्रसार से आप क्या समझते हैं? चुनाव प्रचार प्रसार की प्रमुख पद्धतियों पर प्रकाश डालिए। अब देखिए चुनाव प्रचार प्रसार ये है क्या चीज़, ठीक है। तो देखिए चुनाव, जैसे चुनाव किस किस के होते हैं? संसद सदस्यों के होते हैं, विधानमंडल में होते हैं, निकाय चुनाव होते हैं। इन चीज़ों के लिए राजनीतिक दल क्या है, उम्मीदवार क्या करता है, मतदाताओं को अपने पक्ष में प्रेरित करने के लिए प्रचार प्रसार करता है। वो चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सभी लोग प्रचार करते हैं। किस चीज़ के लिए? जो वोटर होता है, वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए, ठीक है, प्रेरित करने के लिए, वह मुझे वोट दे। तो इसमें होता क्या है कि सत्ता पक्ष जो होता है वो भावी योजनाओं को, नीतियों को, उपलब्धियों को गिनाता है, ठीक है। जो विपक्ष होता है वो भी रणनीतियों को बनाता है कि अपना मैनिफेस्टो जारी करता है, घोषणा पत्र जारी करता है, ठीक है, चुनाव से पहले कि हमारी सरकार आती है तो हम आपको क्या क्या सुविधाएं देंगे, ठीक है। अपनी भावी नीतियों को, अपनी भावी योजनाओं को जनता के समक्ष रखता है, लोगों में जागरूकता फैलाता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये सुविधाएं हमारी सरकार देगी जब सत्ता में हम आएंगे, ठीक है। अब देखिए चुनाव प्रचार प्रसार तो आप लोगों ने समझ लिया। अब उसके बाद इसकी पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं कि प्रचार प्रसार की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसमें जो राजनीतिक दल जो होते हैं, राजनीतिक पार्टियाँ जो होती हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है? रैली की जाती है, महारैली का आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसमें और क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे जो चुनाव चिन्ह की लगी टोपी होते हैं, बैनर होते हैं, कपड़ों का वितरण किया जाता है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए। और क्या होता है चुनाव प्रचार प्रसार में कि लोग पैसे भी बांटते हैं, अन्य सामग्रियां भी बांटते हैं, कोई साड़ी बांटता है, कोई अन्य चीज़ें बांटता है, कोई पैसे डायरेक्टली बांटते हैं। चुनावी सभाओं का
आयोजन किया जाता है, चौपालों का, चर्चा परिचर्चाओं का आयोजन किया जाता है। और क्या होता है चुनाव रणनीतियों में, पद्धतियों में, रोड शो किया जाता है, डोर टू डोर कैंपेन किया जाता है, पोस्टर पैम्पलेट्स के द्वारा अपनी उपलब्धियों का प्रचार प्रसार किया जाता है, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, इनके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम और आपका व्हाट्सएप, सारी चीज़ों के माध्यम से प्रचार प्रसार वर्तमान में होने लगा है। ठीक है। और क्या होता है कि जैसे इसमें जो धन बल और बाहुबल का प्रयोग, डरा धमका कर भी वोट लिए जाते हैं और पैसे देकर भी वोट लिए जाते हैं। कई बार वो जगह अलग अलग होती हैं, कहाँ पर कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी चुनाव की जो पद्धतियां हैं, प्रचार प्रसार की, चुनाव प्रचार प्रसार की उसकी पद्धतियां हैं। और कोई भी इलेक्शन हो, वो चाहे आपका संसद का हो, लोकसभा का हो, या आपका राज्य विधानसभा का हो, या निकाय चुनाव का हो, हर या प्रधानी के चुनाव, किसी भी चुनाव में जो प्रक्रियाएं होती हैं वो यही अपनाई जाती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो उस प्रश्न के अनुसार ही आप लोगों को बताना होता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए और इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग लिखिए। ठीक है। और इसकी PDF दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगी। ठीक है। उसमें GS के चारों पेपर के नोट्स, ड्राफ्टिंग और अन्य नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फुल टेस्ट सीरीज़ भी हो रही है। सारी चीज़ें एक बेहतर ढंग से आपकी तैयारी व्हाट्सएप ग्रुप में कराई जा रही है। यूट्यूब चैनल पर भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं। ठीक है। तो PDF आप लोगों को पेड ग्रुप में ही मिलेगी और पेड ग्रुप का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसके बाद ही आप ज्वाइन हो पाएंगे। ठीक है। जो यह नंबर है 9140085178, तो इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ज्वाइनिंग प्रोसेस है, उसके बाद ही आप ज्वाइन हो पाएंगे। ठीक है। चलिए, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए।